नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ठंड की दस्तक। बड़े दिनों बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ठंडक ने दस्तक दे दी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। उधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी अक्टूबर से ही चल रही है, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी ठंडक ने जोर पकड़ लिया है। ठंडक बढ़ने से ठंड के कारोबार में गर्मी देखने को मिल रही है, यानी ऊनी वस्त्र बेचने वालों से लेकर गर्मा गर्म चाय पिलाने वालों की जेब अब गर्म होने लगी है। उधर मौसम में बदलाव के कारण अस्पतालों में भी मरीज की भीड़ जो है वो बढ़ रही है। इस बार कोरोना का असर तो नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम के साथ साथ निमोनिया और हृदय से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। सर्दी के मौसम में देश की राजधानी दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के क्या हालचाल है, ये जानने की कोशिश होगी। पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ठंडक बढ़ने लगी है। राजधानी लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी समेत प्रदेश के अन्य जिलों में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 48 घंटों के दौरान राजधानी समेत पूर्व उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के भीतर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ठीक ठाक गिरावट हो सकती है। ठंडे रेगिस्तानी और हिमालयी क्षेत्रों से आ रही शुष्क ठंडी हवाओं की गति बढ़ने से आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान दिन के अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की मामूली गिरावट आने की संभावना है। रविवार को बरेली में सबसे कम 7.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा नजीबाबाद में 7.8 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरनगर में 8.8 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 10.3 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज में 10.2 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या में 10.5 डिग्री सेल्सियस और सुल्तानपुर में 10.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं बहराइच की बात करी जाए तो बहराइच में 10.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश में भी सर्दी का असर बढ़ गया है। सोमवार सुबह तेज ठंड रही। प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा है। यहाँ दिन रात के तापमान में गिरावट आई है। रविवार को कई शहरों में घना कोहरा रहा। भोपाल में शनिवार रविवार रात में तापमान 11.9 डिग्री रहा। पचमढ़ी में 7.8 डिग्री पर आ गया। राजगढ़ में 10.4 डिग्री, बैतूल में 10.7 डिग्री, छिंदवाड़ा में 10.5 डिग्री दर्ज किया गया है। बाकी शहरों में 11 से 14 डिग्री के आसपास तापमान रहा। वहीं रविवार को दिल्ली का तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो अब तक की सबसे ठंडी सुबह थी और सामान्य से 1 डिग्री कम थी। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश बर्फबारी देखने को मिलेगी। इन जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जैसे जिले शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी सर्दी की आमद हो गई है। यहाँ कई जगह कोहरा छाया हुआ है। तो अलग अलग जगहों पर जो टेम्परेचर है वो अपना असर दिखा रहा है, और खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो पचमढ़ी यहाँ पर सबसे कम तापमान देखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में तो बर्फबारी हो रही है, और उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में रात के समय में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं दिल्ली की बात करें तो 8.3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया है। वहीं भोपाल में हम देखें तो शनिवार रविवार का जो रात का टेम्परेचर था वो 11.9 डिग्री सेल्सियस पर था, और पचमढ़ी चले जाइए तो 7.8 डिग्री। यानी ठंड में जो पचमढ़ी में जाना पसंद करते हैं या फिर ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पर ठंड ज्यादा ठिठुरन दे, यानी ठंड को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पर हिल स्टेशन पर जाते हैं इन दिनों में खासतौर पर। चलिए अब हम लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगियों की तरफ जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उन्हें ठंड महसूस हो रही है या फिर सूरज के तेवर अभी दोपहर में दिखाई दे रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनसे हम चर्चा कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये जो टेम्परेचर है उसमें किस तरह की गिरावट दर्ज की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि हर बार सीजन में मंथ वाइज जैसा बदलाव होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन अब दिसंबर की शुरुआत में जो ठंड हो जाती थी शुरू, वो मिड दिसंबर में आते आते महसूस की जा सकती है। विवेक।
बिल्कुल, मध्य प्रदेश में फिलहाल राहत की बात है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसी अभी सर्द मध्य प्रदेश में नहीं देखने के लिए मिली है। लोगों को एहसास भी कम हो रहा है। पिछले दिनों तापमान में जरूर गिरावट आई थी, बारिश इसका सबसे बड़ा कारण था और मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। भोपाल सहित कई सब प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का दौर चला और उसके बाद से ठंड में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब जब बारिश खत्म हो गई, ठंड में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, इस बीच जो धूप है वो लोगों के लिए राहत बनी हुई है और इस धूप के कारण भी लोग दिन में तापमान ज्यादा ठंड का महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पारा रात के समय 10 से 11 डिग्री तक रहता है। अगर ये पारा दिन के समय तक रहे तो मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि चितौड़गढ़ है। लेकिन जो सर्वाधिक ठंडे क्षेत्र वाले इलाके हैं, जैसे पचमढ़ी है, बैतूल है, ये नौगांव है, यहाँ पे ठंड का जो असर है वो दिखाई देने लगा है और ठीक उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ पे ठंड महसूस की जा रही है। लेकिन भोपाल से लेकर जो महानगर है, यहाँ पर फिलहाल राहत की बात है। लेकिन रात का तापमान, ये सबसे बड़ी बात है कि रात के तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि कम हो रहा है। यानी कि दिन के समय भी लोगों को राहत है और रात में इतनी कड़ाके की ठंड नहीं है कि लोग इससे ज्यादा विचलित हो सके। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि दिसंबर आखिरी में मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इसका सबसे पीछे का कारण है कि हिमालय से बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिलेगा। पिछले दिनों जो तमिलनाडु में तूफान आया था, उसकी वजह से मध्य प्रदेश में कई जगहों पर तेज बारिश भी हुई थी और इसके अलावा हवा का भी जो दबाव था वो काफी ज्यादा था, यानी कि हवा काफी ज्यादा तेज चली और इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई। लेकिन भोपाल की बात की जाए तो इतनी ठंड की नहीं है, इतना ठंड नहीं है, इतना टेम्परेचर बढ़ा नहीं, डाउन नहीं हुआ है कि जिससे लोगों को दिक्कत हो ठंड की वजह से। लेकिन हाँ, बहरहाल ये माना जाए कि व्यवस्थाएं भी लोगों के लिए प्रशासन ने की है। स्वास्थ्य से लेकर जो खुले में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए रेन बसेरे में सेटिंग की जा रही है, जिससे किसी भी सर्दी से किसी की मौत न हो। ये एक प्रशासन की बड़ी एक व्यवस्था है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब जायजा लिया था तब भी ये निर्देश दिए गए थे कि सभी को रहने खाने की व्यवस्था रेन बसेरे में हो जाए, इसके अलावा कंबल से लेकर गर्म पानी तक की व्यवस्था की जाए। लिहाजा अभी मौसम फिलहाल लोगों के अनुकूल है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग ज्यादा ठंड की वजह से बीमार पड़ रहे हैं या फिर उन्हें अलाव तक की व्यवस्था करनी पड़ रही है। बहरहाल मौसम दिन के समय पूरा खुला हुआ है, लोगों को विटामिन डी के तौर पे धूप मिल रही है, ये लोगों के लिए एक राहत की बात है। बिल्कुल, तो कहीं तो राहत है लेकिन कहीं आफत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल अब बने रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं दूसरे टोन में भी आपके पास आऊंगी। करिश्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विभांशु हमारे साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ का रुख कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तापमान में, लेकिन फिर भी करिश्मा हमें बताएंगे कि वहां पर किस तरह का जो टेम्परेचर है वो महसूस किया जा रहा है। दिन में भी अभी विवेक भी बता रहे थे कि देखिए धूप तो है लेकिन रात में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लोगों को आग का सहारा लिया जा रहा है तपिश के लिए। लेकिन उसके अलावा कई जगहों पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं रैन बसेरों में। क्या कुछ छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्थाएं ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए आसमान में के नीचे ही उनका गुजर बसर होता है? और टेम्परेचर के बारे में भी जानकारी दीजिए करिश्मा। जी बिल्कुल पारुल, टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है अब टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि दिन की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज है वही मिजाज छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। दिन में जो है छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले जहाँ पर छिटपुट बारिश होती है क्योंकि जो मीचोंग तूफान है उसका असर जो है छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिला। और देख सकते हैं मीचोंग तूफान की वजह से जो है जो ठंड भरी हवाएं चलती है उसमें और ज्यादा नमी महसूस हुई, जिसकी वजह से ठिठुरन भरी हवाएं जो है लगातार चल रही। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो दिन में यहाँ पर धूप निकलती नजर आती है और वहीं रात की अगर बात करते हैं तो रात में जो गुलाबी ठंड जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं वो लगातार जो है छत्तीसगढ़ में चल रही है। रात की भी अगर बात करते हैं तो रात में छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले हैं, सरगुजा संभाग खास तौर पर जहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है छत्तीसगढ़ में, वहां पर लगातार टेम्परेचर में गिरावट है वो देखने को मिलती है। और साथ ही में अगर छत्तीसगढ़ और रायपुर राजधानी की अगर बात करते हैं तो रायपुर राजधानी में देखा जा सकता है कि 28 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिकतम तापमान नजर आता है और न्यूनतम तापमान यहाँ पर जो है उसी के अनुकूल देखा जाता है। तो देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और मीचोंग तूफान का असर जो है छत्तीसगढ़ में अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है। दिन रात यहाँ पर बादल छाए रहते हैं और रात में देखा जाता है कि छिटपुट बारिश भी होती है। बादल बिल्कुल, तो अलग अलग रंग भी हम देख रहे हैं ठंड के भी कि कभी गुलाबी ठंड है तो कभी बारिश में तब्दील हो जा रही है तो कभी सूर्य देव के तेवर भी दोपहर में महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि इस सीजन में आप सूरज के सामने ज़रूर बैठे, विटामिन डी का काम करते हैं। बहुत
मैं लौट रही हूँ करिश्मा आपके पास, विभांशु के पास जा रही हूँ। लखनऊ की हम बात कर लें, यहाँ तो पता चल रहा है कि कोहरा भी है, ठंड भी है, अच्छी खासी महसूस की जा रही है, बढ़ रही है। विभांशु क्या बताएंगे वहाँ के टेम्परेचर के बारे में? बिल्कुल, आपको बता दें कि पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी का असर अब उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो सुबह कहीं ना कहीं सड़कों पर कोहरा देखने को मिल रहा है और देर शाम कहीं ना कहीं ठंडक जो है वो तापमान में गिरावट हो रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ठंड की लखनऊ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। जिसको लेकर अगर बात की जाए तो तमाम इंतजामात नगर निगम की तरफ से किए गए हैं और बात करें तो वैन बसेरों को अलग अलग क्षेत्रों में बनाया गया है। पारुल, अगर बात करें तो बस स्टेशन हो या कोई भी ऐसे सामाजिक स्थल हो, वहां पर वैन बसेरे का व्यवस्था किया गया है कि जो भी कहीं ना कहीं ठंड से परेशान हो या फिर कहीं यात्री हो या चारबाग रेलवे स्टेशन हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से और साथ ही साथ नगर निगम की तरफ से विशेष व्यवस्था किया गया है। बात करें तो ठंड के दस्तक देने से कहीं ना कहीं देखें तो लोगों के अंदर ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी भी देखने को मिलती है। हम तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो ठंड में बढ़ जाती है, जिसको लेकर अस्पताल भी अलर्ट है और अस्पतालों के अंदर में भी एक विशेष तरीके का वार्ड बनाया गया है कि ब्रेन स्ट्रोक या इससे जुड़े तमाम जो बीमारियां होती है जो ठंड के दस्तक के बाद होती है, उससे जल्द से जल्द बचाव किया जा सके। जी पारुल। बिल्कुल, ठंड से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं ताकि इस तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आपको ना हो। उसके लिए आप काढ़ा वगैरह का सेवन कर सकते हैं और उसके अलावा भी आप योगासन वगैरह कर सकते हैं, जिससे आपको ठंड से तो बचेंगे ही, साथ ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। वापस लौट रही हूँ, दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। दिल्ली में तो देखिए गजब की ठंड पड़ती है हर बार और अभी भी जो नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पर देखा जा रहा है 8.3 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है दिल्ली में। और अभी करंट स्टेटस क्या है वो हमें विनोद बता देंगे। विनोद, कैसी है ठंड दिल्ली में? और अगर हम बात करें सुबह का, जो जैसी सुबह होती है तो दिल्ली में कोहरा देखने को मिला और अच्छा खासा घना कोहरा था और काफी समय तक उसने रोड पे अपनी दस्तक दी। 8 बजे तक रोडों पे विजुअलिटी काफी डाउन रही और अब देखा जैसे जैसे समय बढ़ता गया धूप पड़ रही है। अब धूप का लोग मजा भी ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मगर दिन में मौसम अगर हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर है, ज्यादा नहीं है, मगर अगर रात होते इसके टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। यानी दिल्ली वासियों को रात में जो हम हर बार ठंड महसूस होती है वो दिसंबर के मिड में स्टार्ट हो गई है, पहले से ही हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम बात करें जो खुले में लोग रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब देखने को बन रहा है। कल हम रात की बात करें तो रात में लोग बहुत जो खुले में थे उन्होंने अलाव का सहारा भी लिया और उसके साथ ही साथ रैन बसेरों में भी चहलकदमी बढ़ गई, क्योंकि रैन बसेरों में भी साफ साफ उन्हें निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई आदमी आता है, कोई इंसान आता है तो आप उन्हें आश्रय देंगे और खाने पीने और सभी तरह की सुविधाएं का उनका अरेंजमेंट कराया जाएगा। अगर हम बात करें अस्पतालों की तो सभी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भी वो तैयार रहेंगे। बिल्कुल, टेम्परेचर के साथ साथ अस्पताल में व्यवस्था और उसके अलावा फसलों पर पड़ने वाला असर, तो अलग अलग फसलों पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है और मेचोंग का भी असर अलग अलग स्टेट्स में आया है कहीं ना कहीं। विजिबिलिटी दिल्ली की अगर बात करें तो पोल्यूशन को लेकर भी वहां पर क्लेम किया जाता है कि विजिबिलिटी इसलिए डाउन होती है, क्या बताएंगे इसको लेकर? अब देखिए जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी लोग अलाव जलाएंगे, अलाव होगा तो धुआं भी उठेगा और धुआं उठेगा तो प्रदूषण तो बढ़ेगा। Exactly. और आप देखते हैं, आपने देखा होगा अक्टूबर के बाद। अच्छा, हम देखते हैं कई बार लोग क्या लकड़ी आसपास से लकड़ियां उठाकर इकट्ठा करके जलाते तो हैं, लेकिन कई बार हम लोगों को देखते हैं प्लास्टिक जला लिया, टायर जला लिया, जैसे पोल्यूशन भी बढ़ता है। आपको थोड़ी देर के लिए ठंड से राहत जरूर मिल जाती है, लेकिन उससे निकलने वाली हानिकारक जो एयर्स है या फिर उससे निकलने वाले हानिकारक जो केमिकल्स हैं वो भी आपको परेशान करते हैं और एयर को तो पॉल्यूट करते ही है। मैं लौट रही हूँ, सोनू हमारे साथ उत्तराखंड से बने हुए हैं। सोनू, बर्फबारी की खबरें हैं उत्तराखंड में और बताया जा रहा है कि टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ है यहाँ पे, क्या जानकारी देंगे दर्शकों को, उत्तराखंड के दर्शकों को बताइए। देखिए, न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करें, उच्च हिमालयी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है और खास तौर पे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ जबरदस्त ठंड महसूस होने लगी है, वहीं अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है और जो उत्तराखंड के मैदानी इलाके हैं, देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर कोहरा देखा जा रहा है। तो
खास तौर पर जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर कोहरे के कारण जो आवाजाही है वो प्रभावित हो रही है, जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हो रही हैं और जो हवाई सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। और ऐसे में अब जहाँ ये जरूरत महसूस की जा रही है कि सभी जिलों के जिला प्रशासन को, खास तौर पर नगर निगम प्रशासन को अब उन मध्यम वर्गीय, गरीब वर्गीय और खास तौर से बेसहारा लोगों के लिए एक अब सहयोग की जरूरत होगी। खास तौर से रैन बसेरों में जो इंतजाम है उनको मुकम्मल करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ठंड और बढ़ेगी और जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदलेगा इसका फर्क कहीं ना कहीं उन लोगों पर पड़ेगा जो बेसहारा लोग हैं खास तौर पर। ठीक है, एक एक सवाल मैं विवेक और करिश्मा आपसे ले लेती हूँ। और सवाल ये कि फसलों को लेकर टेम्परेचर जो चल रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है अलग अलग फसलों पर अलग अलग प्रभाव। दूसरा, इसके साथ जो विजिबिलिटी और विजिबिलिटी के साथ ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, ट्रेन, फ्लाइट्स। विवेक। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मौसम के बदलते मिजाज के चलते लगातार ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो रहा है। खासतौर पर ट्रेनों की बात कर ली जाए तो ट्रेनें कैंसिल हो रही है। खासतौर पर जो उत्तर की ओर से आने वाली ट्रेनें हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसेंजर की डिमांड है कि ट्रेनें चलाई जाए, लेकिन मौसम में विजिबिलिटी सबसे बड़ा कारण है कि आखिर लोको पायलट कैसे ट्रेन को रन करे जब सामने पूरी तरीके से कोहरा मौजूद हो। हालांकि कुछ ट्रेनों को फिर से रिशेड्यूल करते हुए उनकी टाइमिंग को चेंज किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसी बात को लेकर है कि कई इलाकों में आने जाने के लिए ट्रेन की डिमांड ज्यादा है और ऐसे में विजिबिलिटी कम होना, इस वजह से ट्रेनें निरस्त भी की गई है। कई सारी ट्रेनें कैंसिल भी हुई थी। बिल्कुल, ट्रेनों के कैंसिल होने के कई अलग अलग कारण थे। इंटरलॉकिंग था, कई सेक्शन पर काम चल रहे थे, मेंटेनेंस का काम चल रहा था। लेकिन अभी जो फिलहाल जो कारण ये बताए जा रहे हैं वो ये सबसे दिलचस्प यही है कि जो विजिबिलिटी डाउन है उसकी वजह से ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। कई घंटे ट्रेनें लेट भी हुई है, कई ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है। तो इस हिसाब से पैसेंजर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। खासतौर पर रेलवे के सामने भी चुनौती है कि कैसे जब पैसेंजर की डिमांड ज्यादा है तो ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो ट्रेनों की डिमांड ज्यादा है, वहीं रेलवे भी इस बात को लेकर तस्दीक कर रहा है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। जब ट्रेन जीरो विजिबिलिटी में चलेगी तो जरूर हादसा होने का एक आसार बन जाता है। बिल्कुल, जनता तक सुविधा पहुंचानी होगी, लेकिन उन लोगों के लिए परेशानी बड़ी हो जाती है जिनको टाइम से किसी पर्टिकुलर स्पेस पर पहुंचना है, डेस्टिनेशन पर पहुंचना है और वहां ट्रेन की विजिबिलिटी की वजह से वो कभी 1 घंटे 2 घंटे लेट हो जाते हैं। 1 घंटे 2 घंटे भी कभी कभी लाइफ चेंजिंग होते हैं लोगों के लिए। बहरहाल सेम क्वेश्चन करिश्मा। जी बिल्कुल पारुल, सबसे पहले धान खरीदी की जिस तरीके से आपने बात की, तो 1 नवंबर से जो है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है और देख सकते हैं इस मौसम के मिजाज के बदलने के कारण जो है किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मिलेट्स की जो फसलें हैं वो अभी खराब चल रही है। साथ ही में धान खरीदी केंद्र वहां पर देख सकते हैं कि उस तरीके से जो है व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही है। तिरपाल जो कि बिछाने के लिए होता है धान के ऊपर वो भी नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं धान गीला हो रहा है और खराब हो रहा है। तो ये जो है बड़ी परेशानी है किसानों के लिए जो कि छत्तीसगढ़ में अब बनती जा रही है। ये जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदल रहा है। देख सकते हैं मीचोंग तूफान की वजह से भी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में लगातार धानों को लेकर के जो है यहाँ पर खराब होने की जो है सूचनाएं मिल रही है और धान खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं भी उस तरीके से नहीं है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है लगातार निर्देश दिए थे सभी कलेक्टरों को कि 1 नवंबर के बाद से जहाँ पर भी जो मौसम बदल रहा है वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हो। साथ ही में नई सरकार की भी जो तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए और किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि हमने देखा था जब ट्रेनों के कैंसिलेशन को लेकर खबरें आई थी तो उसे सियासत का रंग देते हुए कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से ट्रेनें हैं जो कैंसिल की जा रही। अगर यही वजह है तो अब उसको सुचारू हो जाना चाहिए और अगर काम किसी तरह का चल रहा था तो उसमें भी फास्टिंग होनी चाहिए, यानी तेजी आनी चाहिए, ताकि वहां जो जनता है उसको विजिबिलिटी की वजह से तो लेट लतीफे हो रहे, कम से कम कैंसिलेशन का जो काम हो रहा था उसमें किसी तरह की कमी आते हुए ट्रेनों को दोबारा सुचारू रूप से चालू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। विनोद, आपके पास आ रही हूँ और सवाल यही है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी वहां से होकर जाती हैं और हर घंटे हर आधे घंटे में वहां से फ्लाइट्स का होकर गुजरना होता है और ट्रांसपोर्टेशन पर जब विजिबिलिटी का असर पड़ता है तो जाहिर सी बात है काफी सारे लोगों को परेशानी होती है। और वहां पे तो कई बार हमने देखा है अलग अलग जो फ्लाइट्स के एजेंसीज हैं उनके काउंटर्स पर लोगों का गुस्सा आक्रोश दिखाई देता है जब फ्लाइट्स लेट होती हैं। हाल ही में जेट एयरवेज के काउंटर से भी इसी तरह की खबर आई थी जहां गुस्सा दिखाई दिया था आम जनता का जब उनकी फ्लाइट 2-3 घंटे लेट हुई थी। अगर पारुल बात करें तो ये बात ही है, जैसे ही कोहरा बढ़ेगा फ्लाइटों में फर्क पड़ेगा और पड़ना चालू भी हो गया है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी कुछ फ्लाइटें लेट थी और ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों भी कई घंटे लेट चल रही हैं। कोई नॉर्मल बात नहीं है। दिल्ली में जो भी लंबे रूट के ट्रेन रहे, चाहे वो नॉर्थ
इंडिया से हैं, जैसे पंजाब से चलने वाली ट्रेनें भी लेट चल रही हैं, जम्मू से चलने वाली ट्रेन 2-2 से 3-3 घंटे लेट चल रही हैं। तो कोहरा इसमें बहुत ज्यादा फर्क डालता है। जैसे अभी आपने कहा था कि विजुअलिटी डाउन होगी तो खतरे का अंदेशा यानी कि दुर्घटनाओं का अंदेशा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मगर प्रशासन की भी जिम्मेवारी है सुविधाएं देना, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पृथ्वी से आसमान तक जो हम देखते हैं धुंध, वो धीरे धीरे फिर भी छटना शुरू हो जाती है। आपने कहा था 8 बजे तक धुंध देखी गई थी यहाँ पर, लेकिन फिर जब आप फ्लाइट्स की बात करें, यानी उसने तो बादलों को छूते हुए गुजरना है, तो उन्हें और भी ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ साथ और भी ज्यादा इस बात का ध्यान सावधानी पूर्वक निर्णय लेने होते हैं कि कितने बजे वो कहाँ से निकल रहे हैं और उस एरिया में, पर्टिकुलर उस जोन में क्या विजिबिलिटी ओके है या नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद। हम उत्तराखंड की बात कर लें तो हमारे साथ सोनू जुड़े हुए हैं उत्तराखंड में भी, क्योंकि देखिए अभी G20 हाल ही में रहा है और उसके अलावा VVIPs का मूवमेंट वहां पर रहा और डेस्टिनेशन वेडिंग लोग उत्तराखंड में आकर कहीं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर गए। और उत्तराखंड में इस सीजन में हम देखते हैं काफी ज्यादा लोगों का पहुंचना होता है सोनू, तो यहाँ पर भी हम ये मान सकते हैं कि न केवल विजिबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फ्लाइट्स का भी यहाँ पर आना जाना, उसका समय प्रभावित हुआ है आमजन के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी परेशानी। अब देखिए, कुछ चुनौती खास तौर से टूरिस्ट के लिए जरूर बढ़ जाती है, क्योंकि जब मौसम का मिजाज बदलता है और खास तौर पे जो NCR से कम दूरी वाले स्थान है, पर्यटक स्थल है, जो हिल स्टेशन है, जैसे हम मसूरी की बात कर ले, देहरादून का जो सीमांत क्षेत्र है, चकरौता की बात कर ले, तो यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटक जो है वो बदले मौसम के मिजाज के दौरान बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में जब एक तरफ मैदानी इलाकों में धुंध होती है सुबह के वक्त या ज्यादा ठंड होती है और जो VVIP मूवमेंट होता है, इस दौरान कहीं ना कहीं पर्यटकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पर्यटन विभाग, सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी खास तौर से टूरिस्ट को ना हो और यातायात से संबंधित हो या ट्रेन से संबंधित हो, ये जो व्यवस्थाएं बदस्तूर यूं ही जारी रहें। चूंकि मौसम का जब मिजाज बदलता है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का मौसम देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज कुछ और होता है, मैदानी क्षेत्रों में कुछ और होता है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को संतुलित करने की कोशिश लगातार शासन और सरकार करते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो देखिए, मौसम का मिजाज बदल रहा है, जैसे जैसे दिसंबर बीत रहा है वैसे वैसे सर्दियां अलग अलग जगहों पर बढ़ रही हैं। दिल्ली में सुबह 8 बजे तक विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, उसके बाद से धीरे धीरे विजिबिलिटी ठीक होना शुरू हुई, लोगों का निकलना शुरू हुआ। ट्रेन्स और फ्लाइट्स पर इसका सीधा असर देखा जा सकता है। वहीं बढ़ रही सर्दी से रैन बसेरों की तरफ भी जो लोग हैं वो रुक कर रहे हैं, खासतौर पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी लोगों की तरफ से की गई हैं। और ऐसे में सवाल यही कि जो बढ़ रहा टेम्परेचर है उसको लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं होती, वो इस खुले आसमान के नीचे ही हर मौसम को फेस कर रहे होते हैं, हर मौसम को लेकर परेशानियां भी झेल रहे होते हैं। तो धूप अगर निकल जाए इस मौसम में तो उसे आनंद ही कहिएगा, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, इस बात का प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा विजिबिलिटी की जब हम बात कर रहे थे तो कई सारी ट्रेन छत्तीसगढ़ में कैंसिल हुई हैं और अब जो बच्चे कुछ ट्रेनें वो पहुंच भी रही हैं, तो उसमें भी लेट लतीफी हो रही है। तो सोचिए, जो जाने आने वाले लोग हैं जिनके पास मात्र एक साधन है रेलवे, उनको किस तरह से सामना करना पड़ रहा होगा। तमाम बिंदु अपनी जगह, लेकिन ठंड बढ़ रही है, इसलिए आपको अपना ख्याल रखना है। जिनको ठंड से ज्यादा परेशानी होती है, योगासन कीजिए, काढ़ा पीजिए, घर में बहुत सारे नुस्खे हमने अपनाए हैं कोरोना टाइम में, उसकी आदत अब हो चुकी होगी। तो अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।